नमस्कार। संभव डिजिटल ऐप में सभी का स्वागत है। कल जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे क्लोनिंग का, आज हम उसी टॉपिक को आगे प्रोसीड करते हैं। कल तक हमने ये देखा था क्लोनिंग कैसे होती है, उसके कितने टाइप्स होते हैं। आज हम देखेंगे कि क्लोनिंग के अंदर सबसे पहले कौन ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस प्रोसेस का शुरुआत किया था। तो हमने देखा था सबसे पहले गुर्डन साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया था, क्लोनिंग की शुरुआत की थी। गुर्डन साइंटिस्ट ने इन्होंने क्या किया था, इनका थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट है, वो हम देख लेते हैं। एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया था, फ्रॉग फीमेल से एक अनफर्टिलाइज एग को लिया था। ये अनफर्टिलाइज्ड एग है। इस एग को उन्होंने यूवी रेडिएशन से उपचारित करके इसके न्यूक्लियस को खत्म कर दिया था। अब ये एग जो है वो ई न्यूक्लिएटेड बन चुका है, मतलब इसमें क्या नहीं है, न्यूक्लियस नहीं है इस एग के अंदर। यूवी रेडिएशन से उन्होंने क्या किया, इस एग को खत्म कर दिया। उसके बाद में जो फ्रॉग का लार्वा होता है, जिसको हम बोलते हैं टेडपोल लार्वा, फ्रॉग के टेडपोल लार्वा से उन्होंने इसकी जो इंटेस्टाइनल सेल्स होती है, मान लो ये इसकी इंटेस्टाइनल सेल है, इंटेस्टाइनल सेल्स में जो एपिथेलियल सेल्स होती है, ये इंटेस्टाइन की एपिथेलियल सेल्स है, ये है एपिथेलियल सेल इंटेस्टाइन की, मतलब आंत की एपिथेलियल सेल है। इसका उन्होंने डीएनए एक्सट्रैक्ट कर लिया था, एक्सट्रैक्ट निकाल लिया था बाहर। डीएनए इंटेस्टाइन की सेल का लेने का ये कारण था क्योंकि हमारे बॉडी की कुछ ऐसी सेल्स होती है जो रेगुलरली न्यू नई बनती रहती है, उनका नया निर्माण होता रहता है, पुरानी सेल्स है वो खत्म होती रहती है। जैसे कि आपको पता है ब्लड में मिलने वाली जो आरबीसी है, उसका एक फिक्स लाइफ टाइम होता है 120 डेज, उसके बाद में वो खत्म हो जाती है और उसकी जगह पे नई सेल्स आ जाती है। लेकिन आपको पता है आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, हमें न्यूक्लियस चाहिए। तो ऐसी एपिथेलियल जो सेल्स होती है वो भी क्या करती है, अपना नया फॉर्मेशन करती रहती है। तो ऐसी नई बनी हुई सेल से उन्होंने क्या ले लिया था, डीएनए निकाल लिया था बाहर। और इस डीएनए को, मान लो ये डीएनए है, न्यूक्लियस है, और इसको उन्होंने क्या किया था, इस ई न्यूक्लियेट सेल के अंदर इंजेक्ट करवा दिया था। अब ये सेल वापस क्या हो गई, न्यूक्लिएटेड सेल्स हो गई। फिर इसका डिवीजन स्टार्ट करवाया, डिवीजन से ये आगे चलकर ब्लास्टुला का इसने फॉर्मेशन किया, ये ब्लास्टुला बना, और ब्लास्टुला से आगे चलकर एक कंप्लीट टेडपोल का निर्माण हुआ, जिसमें पूरा टेडपोल ऑर्गेनिज्म बना और टेडपोल से पूरा फ्रॉग ऑर्गेनिज्म बन गया, जो कि क्या था, एक क्लोन था। तो सबसे पहले ये गुर्डन के द्वारा प्रोसेस की गई थी, जिसमें क्लोनिंग में उन्होंने फ्रॉग का क्लोन तैयार किया था। फ्रॉग में उन्होंने अनफर्टिलाइज एग को लिया था, जिसको यूवी रेडिएशन से उपचारित करके इसको बिना केंद्रक वाला या इसको केंद्रक विहीन बना दिया, और इस केंद्रक विहीन कोशिका या एग को एपिथेलियल का केंद्रक देकर और इसका वापस विभाजन करवाया, तो कंप्लीट फ्रॉग का निर्माण इसमें हो गया था। ये जो टेक्निक है, इस टेक्निक को हम बोलते हैं सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या किया था, ये
पूरा काम किया था, क्योंकि न्यूक्लियर ट्रांसफर किसका हो रहा है, एक सोमेटिक सेल का हो रहा है। आपको पता है एपिथेलियल सेल्स क्या होती है, सोमेटिक सेल होती है। इसी क्रम में अगर हम आगे देखें तो डोली भेड़ का जो निर्माण हुआ था, बहुत चर्चा में रही थी ये, तो इसका निर्माण भी किसके आधार पे हुआ था, इसी टेक्निक के आधार पे हुआ था, सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर। तो हम आगे एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं जिससे हम अभी डोली भेड़ कैसे बनी थी उस प्रोसेस को समझेंगे। तो देखिए, क्लोनिंग मोस्टली दो टाइप से करवाई जाती है। एक होता है ई सी एन टी, ई एस सी एन टी, सॉरी। एक होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक। इसकी फुल फॉर्म होती है सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक, और इसकी फुल फॉर्म होती है एम्ब्रियोनिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक। ये सी होगा यहाँ पे, एम्ब्रियोनिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक। दोनों की फुल फॉर्म बहुत बार पूछी जाती है एक एक नंबर में, पहले तो ये ध्यान रखोगे। दूसरा, दोनों में अंतर क्या है वो देख लेते हैं। आपको पता है, नाम आया एम्ब्रियोनिक, और एम्ब्रियोनिक आपको पता है ब्लास्टोमियर जो एम्ब्रियो होता है, 16 से 32 स्टेज का जो एम्ब्रियो होता है, इसमें जितने भी ब्लास्टोमियर्स होते हैं, आप सभी ब्लास्टोमियर से एक नए ऑर्गेनिज्म का निर्माण कर सकते हो। तो इससे क्या हो रहा है, एम्ब्रियोनिक सेल से, एम्ब्रियोनिक की कोशिकाओं से इसके न्यूक्लियस को आप यूज करके, या इसके न्यूक्लियस, इसकी सेल में दूसरे न्यूक्लियस को ट्रांसफर करके, हम इससे क्या कर सकते हैं, एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का, कंप्लीट जीव का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो इसको तो कहते हैं एम्ब्रियोनिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक। दूसरा, अगर आप किसी सोमेटिक सेल को यूज कर रहे हो, अगर आप सोमेटिक सेल को यूज कर रहे हो तो हम उसको बोलेंगे SCNT, जो किसके केस में हुआ था, ये गुर्डन के केस में हुआ था, जो अभी हमने पीछे एक्सपेरिमेंट पढ़ा है। और इसके अलावा ये हुआ था डोली भेड़ के केस में, जो अभी हम एक्सपेरिमेंट पढ़ने वाले। नेक्स्ट है डोली क्लोन। इसका क्लोन तैयार हुआ था, ये कैसे हुआ था, इस टेक्निक को समझते हैं। देखिए, ये रोजलिन इंस्टीट्यूट के द्वारा सबसे पहले क्लोन तैयार करवाया गया था। ये हुआ क्या था, जैसे एक शिप थी, जैसे मैं थोड़ा सा आपको समझाने के लिए डायग्राम बना लेते हैं, ये थोड़ा सा, ऐसे इसको थोड़ा सा आप भेड़ के जैसे समझो। ये एक भेड़ है, इसका माउथ जो था या हेड पार्ट था वो ब्लैक कलर का था, ठीक है। इसकी अडर सेल से, अडर सेल्स आपको पता है स्तन कोशिकाएं होती है जहां से मिल्क का फॉर्मेशन होता है, यहां से हमने क्या किया था, एक सेल को बाहर निकाल लिया था। ये अडर सेल है, इसको हमने नाम दे दिया मदर 1, ठीक है। ये ब्लैक हेडेड है, आप इसको ये ध्यान रखोगे, ये क्या है, ब्लैक फेस्ट आप इसको बोल सकते हो, ब्लैक फेस्ट। दूसरी एक और वाइट फेस्ट लिख लेते हैं हम डायरेक्ट, वाइट फेस्ट। डायग्राम ऐसा ही हो जाएगा, जिसके अंदर फेस है वो वाइट है। इसकी किसी एक सेल को ले लिया हमने, अब इस सेल से हमने क्या किया, सक्शन पिपेट के सहायता से इसके न्यूक्लियस को हमने बाहर एक्सक्रीट कर लिया,
न्यूक्लियस को बाहर निकाल लिया। और इस न्यूक्लियस को हमने क्या किया, इस अडर सेल के अंदर जो न्यूक्लियस था पहले इसको खत्म कर दिया। तो ये तो हो गया ई न्यूक्लियोटाइड। क्यों, हमें ये न्यूक्लियस नहीं लेना है, हमें वो न्यूक्लियस लेना है जिसका क्लोन हमें चाहिए। हमें क्लोन चाहिए वाइट फेस सिप का, जबकि ये क्या है, ब्लैक फेस सिप है। हम इसको नाम दे देते हैं, ये मदर सेकंड है, ये मदर है सेकंड और ये मदर है फर्स्ट। तो आपने जो सेल यूज कर रहे हो आप, वो तो है ब्लैक फेस वाली, और जो हम न्यूक्लियस यूज कर रहे हैं वो है वाइट फेस वाली। मतलब आप सिंपल ऐसे ये एक दूसरी सिप बना लेते हैं, इसको ऐसे सिंपल बनाना है आपको इस टाइप से, ठीक है। ये वाइट फेस है और ये ब्लैक फेस है। इन दोनों का हमने फ्यूजन करवा दिया। फ्यूजन आपको पता है 3-4 टेक्निक से हो सकता है। मैंने कल एक वायरस का नाम बताया था जो आपको याद रखना है। सेंडई वायरस क्या करता है, फ्यूजन में हेल्प करता है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक करंट से हम फ्यूजन कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं उनके द्वारा भी हम, जैसे पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल हो गया, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, इन केमिकल की वजह से भी दो सेल्स का या एक न्यूक्लियस का फ्यूजन करवा सकते हैं। कुल मिला के हमने क्या किया, अडर सेल के अंदर जो हमें चाहिए था, जिसका क्लोन चाहिए था, वो डीएनए हमने इसके अंदर इंजेक्ट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको ब्लास्टूला अवस्था तक इसका ग्रोथ करवाया और उसके बाद में एक तीसरी मदर, जिसको हम बोलेंगे सेरोगेट मदर, एक तीसरी मदर है सेरोगेट मदर, उसके यूट्रस के अंदर इस ब्लास्टूला को इम्प्लांट करा दिया। उसके ब्लास्टूला में इसको क्या करवा दिया, इम्प्लांट करवा दिया। याद रखोगे ये भी क्या थी, हमने ब्लैक हेडेड ही लिया था, ये ध्यान रखना। ये भी ब्लैक फेस्ड थी, ताकि हम ये देखना चाहते थे, या साइंटिस्ट उस समय ये देखना चाहते थे कि जो नया बेबी बनेगा वो ब्लैक फेस वाला होगा, तब तो हम ये मानेंगे कि वो मदर फर्स्ट या फिर मदर थर्ड के ऊपर गया है। और अगर वो वाइट फेस का होता है तो वो किस पे गया है, मदर सेकंड पे गया है। तो ये हम इंश्योर करना चाहते थे, इसलिए हमने क्या किया, जो दूसरी जो तीसरी सॉरी मदर ली थी उसको भी हमने ब्लैक फेस ले लिया, ठीक है। क्योंकि मोस्ट ऑफ सबको पता है कि जो करेक्टर्स आते हैं वो डीएनए से आते हैं, और डीएनए आपने किसका लिया है, वाइट फेस का। इसका मतलब क्या हुआ है, जो बेबी बनेगा वो वाइट फेस वाला बनेगा। इसलिए हमने इसको भी क्या रखा था, ब्लैक फेस का ही ले लिया, ताकि हमें ये इंश्योर हो जाए कि इसके कोई लक्षण उसमें नहीं आ रहे हैं। अदरवाइज देखो, अगर इसको वाइट फेस का ले लेते तो हमें फिर कंफ्यूजन हो जाता कि बेबी जो आया है वो वाइट फेस का तो होगा ही, क्योंकि डीएनए किसका लिया हमने, वाइट फेस का। तो डीएनए ही क्या करता है, हमारे लक्षण निर्धारित करता है। तो इसका नहीं आ गया वो, इसका कोई लक्षण इसमें नहीं आ गया हो, इसलिए इसको भी हमने क्या किया, ब्लैक फेस का ही रख लिया। तो ये ब्लैक फेस है और वो वाइट फेस की है। कुछ समय के बाद जब इसमें से बेबी बना, बेबी जब बना तो उसका नाम, वहाँ स्कॉटलैंड के अंदर ये हुआ था, तो वहाँ एक डोली नाम की सिंगर थी, उसके आधार पर उसका नाम रखा था डोली भेड़। छोटा सा ये, जिसको मेमना कहते हैं ना, छोटा सिप, ये बना था ये। और जो क्या था, वाइट फेस्ट था, ये ध्यान रखोगे, ठीक है। इसका नाम क्या रखा गया था, डोली रखा गया था। इसका जन्म हुआ था 5 जुलाई 1996 में। 5 जुलाई 1996 के अंदर इसका जन्म हुआ था, जिसका नाम डोली रखा गया था। काफ़ी दिनों तक ये बहुत अच्छा था, कोई दिक्कत नहीं थी इसके अंदर। साइंटिस्ट ने
इसका बर्थ होने के 3-4 महीने या लगभग 6 महीने तक किसी को भी इसके बारे में नहीं बताया था, क्योंकि वो इंश्योर करना चाहते थे कि इसको किसी भी प्रकार का रोग होता है या नहीं होता है, मतलब ये कितने दिन जीवित रहती है, ऐसा नहीं हो कि हमने एक्सपेरिमेंट तो कर लिया और करने के सबको जैसे ही बताया, बताते 2-3 दिनों के बाद में इसकी डेथ होगी, ऐसा नहीं हो। तो उन्होंने काफ़ी दिनों तक ये बात छुपा के रखी। उसके बाद में उसको देखा गया, वो नॉर्मल था, नॉर्मल जैसे दूसरी सिप होती है उसकी तरह वो बड़ा भी हो रहा था, सारे काम कर रहा था। और तो और इन्होंने इस डोली का किसी दूसरे के साथ में प्रजनन भी करवाया था, रिप्रोडक्शन भी करवाया। इन्होंने क्या किया, डोली का एक दूसरे मेल के साथ में, दूसरे मेल के साथ में इन्होंने प्रजनन भी करवाया था, जिसका नाम है डेविड। डेविड के साथ में इसका प्रजनन भी करवाया था, जिससे बॉबी बॉबी नाम से 2 फीमेल और एक फीमेल और 2 मेल इससे बने थे, जिसमें एक का नाम क्या रखा गया था, बॉबी रखा गया था, ये बोनी रखा गया था। आगे इस डोली भेड़ का रिप्रोडक्शन या जनन भी करवाया गया था, डोली भेड़ का डेविड के साथ में, डेविड मेल शिप था उसके साथ में करवाया गया था। तो बोनी नाम की एक फीमेल बनी थी, मतलब इसके कुल 3 बच्चे हुए थे, एक फीमेल थी और 2 मेल थे, ये हुए थे। तो कुल मिला के ये स्वस्थ थी, आगे ये रिप्रोडक्शन भी कर रही थी। तब उनको लगा कि हाँ अब हमें ये बता देना चाहिए सब लोगों को। फिर उन्होंने 1997 के अंदर ये चीज़ें प्रकाशित की, और प्रकाशित होने के बाद में बहुत ही मतलब सब जगह ये खलबली हो गई कि ये क्या कर दिया उन्होंने, एक नए ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट कर दिया। और वो भी किससे, एक नॉर्मल सेल्स को लेकर, मतलब एक सोमेटिक सेल को लेके किया था। क्योंकि आपको पता है ब्लास्टोमियर से तो सभी कर सकते हैं, आपको पता है ब्लास्टुला अवस्था तक किसी भी सेल्स को आप निकालोगे नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, क्योंकि वो टोटिपोटेंट सेल्स होती है। लेकिन एक सोमेटिक सेल से और पूरे ऑर्गेनिज्म को बनाना ये बहुत बड़ी बात थी, और रोजलिन इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट ने ये करके दिखाया। ये काफ़ी दिन चली थी, मतलब काफ़ी दिन ये जीवित रही। इसकी डेथ हुई थी लगभग 14 फरवरी, ये 14 फरवरी 2003 की बात है। तो ये लगभग 6-7 6.5 के 7 साल 6-7 साल ये जीवित रही थी। हुआ क्या था, जैसे जैसे ये बड़ी हो रही थी, इसके अंदर जैसे अडल्ट के जो लक्षण है वो थोड़े से जल्दी आना शुरू हो गए थे। उसका कारण ये था कि जो हमने वाइट फेस वाली सेल का न्यूक्लियस लिया था, वो न्यूक्लियस थोड़ी सी ओल्ड सेल थी, क्योंकि वो काम कर रही थी, और उसको हमने लिया था, न्यू फॉर्म्ड सेल नहीं थी। और आपको पता है जैसे जैसे सेल्स ओल्ड होती है, काम करती है, ओल्ड होती है, तो उसके टीलोमियर्स है वो छोटे होने लगते हैं। जो डीएनए होता है, क्रोमोसोम्स में आपने पढ़ा होगा, लास्ट में टीलोमियर होता है ऊपर और नीचे, तो वो क्या होते हैं, साइज में रिड्यूस होने लगते हैं हर एक माइटोसिस के बाद में। और जब ज़्यादा रिड्यूस हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, उस सेल की डेथ करवा देते हैं, या उसको हम अपोप्टोसिस में लेके चले जाते हैं। तो ये थोड़ा सा पुरानी सेल थी, इस वजह से क्या हुआ, इसके अंदर मतलब जन्म लेते ही कुछ एक दिनों के बाद में, जैसे मान लो कि पैरों में दर्द होना, खड़े नहीं रहना, जैसे बूढ़ों के लक्षण जो आते हैं सिप के अंदर, वो आना शुरू हो गए थे। और ये लगभग इतने साल जीवित रही। लास्ट में इसको लंग्स की प्रॉब्लम हो गई थी फेफड़ों के अंदर, और धीरे धीरे फिर उसको जैसे मारा गया था, मरी तो नहीं थी ये, नॉर्मल डेथ नहीं हुआ था, क्योंकि ये मारा इसलिए था कि ये, ताकि मतलब हमारे द्वारा बनाई गई है, नेचर से नहीं बनाई है, तो ये ज़्यादा दुख नहीं मिले इसको किसी भी बीमारी की वजह से। तो इसको जैसे इसको बोलते हैं स्लिप करवा दिया था, गहरी निद्रा में इसको सुला दिया था। तो ये पूरा एक्सपेरिमेंट था डोली भेड़ का, जो आपने आज देखा है। ये किसका एग्जाम्पल होगा, ये एस सी ई सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर, सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर का एग्जाम्पल रहेगा, ये ध्यान रखना। सीधा पूछा जाता है 5 नंबर का क्वेश्चन कि सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर या डोली भेड़ जो बनी थी उसके क्रम को समझाइए।
तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके बाद में भी देखो ये चीजें रुकी नहीं थी, ऐसा नहीं है कि डोली भेड़ बनी थी इसके बाद में और क्लोन नहीं बने हैं, और भी क्लोन आए हैं। जैसे कि मैं कुछ नाम लिख देता हूँ यहाँ पे, क्लोन्स के नाम आप याद रख लो। एक पश्मीना भेड़ होती, सॉरी पश्मीना बकरी है। इसका इसकी जो अ, इससे इसके जो बाल होते हैं उनसे बहुत अच्छी चद्दरें, ऊन जो होती है उनसे बहुत अच्छी ऊनी चद्दरें बनती है। तो इसकी भी एक क्लोन तैयार किया था जिसका नाम हमने नूरी रखा था। ठीक है, इसके अलावा एक नोहा नाम का, एक नोहा नाम से जो एक गोर, नोहा नाम का एक गोर भैंसा था, ये इंडियन भैंसा था, गोर भैंसा। ये एक्सटिंक्ट होने जा रहा था, विलुप्त के कगार पे था। तो हमने नोहा नाम का एक गोर भैंसा भी बनाया था, लेकिन ये ज़्यादा सक्सेस नहीं हुआ, डेवलपमेंट के दौरान ही इसकी डेथ हो गई थी। इसके अलावा देखो चूहों में आपने देखा ही था, गुर्डन ने सबसे पहले चूहों के अंदर, सॉरी इसमें फ्रॉग के अंदर, गुर्डन ने फ्रॉग और चूहों के अंदर भी एक्सपेरिमेंट किए थे। बंदर का भी क्लोन तैयार किया हुआ है। तो ये काफ़ी क्लोन्स इसके बाद में भी बनते रहे थे। तो ये चीज़ें आपको SCNT में थोड़ी सी ध्यान रखनी है। कुछ एग्जांपल्स भी ध्यान रखना कि इसके बाद में और किस किस का क्लोन तैयार हो चुका है। पश्मीना बकरी जिसको हमने नूरी नाम दिया था। नोहा एक गोर भैंसा होता है जो एक्सटिंक्ट होने के कगार पे, बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है, ये एक्सटिंक्ट हो रहा है। तो नोहा नाम का एक भैंसा ये भी बनाया था जो मर गया था, ये बड़ा नहीं हो पाया था। चूहे, फ्रॉग और बंदरों के भी क्लोन तैयार हो चुके हैं। इसके बाद में हम आगे देखते हैं जो हमारा दूसरा टॉपिक था। देखो एक टॉपिक था हमारा रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग और उसके बाद में था थेरेप्टिक क्लोनिंग। इसके बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं डायग्राम के रूप में कि थेरेप्टिक क्लोनिंग क्या होता है। थेरेप्टिक क्लोनिंग जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया था कि थेरेप्टिक क्लोनिंग वो क्लोनिंग होती है जिसमें हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के, जो एक पेशेंट होता है उसके किसी ऑर्गन का हम क्लोन तैयार करते हैं और वो क्लोन हम उस पेशेंट को इंजेक्ट करवा देते हैं या उसको दे देते हैं, जिससे क्या होता है उसका इम्यून सिस्टम या उसकी बॉडी उसको क्या नहीं करती, रिजेक्ट नहीं करती है। अदरवाइज क्या होता है, जब हम किसी पेशेंट को, जब किसी पेशेंट को कोई बाहर से, जैसे मान लो ये पेशेंट है, पेशेंट है और इसको कोई डिजीज है, हम क्या कर रहे हैं, इसको बाहर से कोई ग्राफ्ट इंजेक्ट करवा रहे हैं शरीर के अंदर। जैसे मान लो किडनी खराब है या कोई और चीज ऑर्गन है, तो ऑर्गन इसको दे रहे हैं, तो इसके इम्यून सिस्टम द्वारा क्या हो जाता है, वह ग्राफ्ट रिजेक्ट हो जाता है। तो इस प्रोसेस से, इस रिजेक्शन वाली प्रोसेस से हटने के लिए हम क्या करते हैं, इसकी सेल्स को निकालते हैं। सेल्स के इसकी सेल्स को निकालते हैं और निकाल कर हम इसका डीएनए जो होता है उसके डीएनए को यूज करके हम क्या करते हैं, क्लोन तैयार कर लेते हैं इसका, जो हमें चाहिए। जैसे आपको किडनी चाहिए तो हम किडनी बना लेते हैं और उस किडनी को हम क्या करेंगे, वापस इसके अंदर ट्रांसफर कर देंगे। तो अब क्या नहीं होगा, रिजेक्शन नहीं होगा। तो हम इसका भी यूज कर सकते हैं। देखिए हम एक डायग्राम से इस चीज को समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई हमारे पास एक डिजीज्ड पर्सन है और थोड़ा सा इसको, इसको किसी भी प्रकार की सपोज कीजिए कि डिजीज है, डिजीज पर्सन है, तो हम क्या करते हैं, इसके किसी एक सेल को ले लेते हैं जिसका हमें न्यूक्लियस यूज करना है। इसका न्यूक्लियस हम यूज करेंगे क्योंकि हमें क्या चाहिए, इसका क्लोन चाहिए। और आपको पता है आपको जिस चीज का क्लोन चाहिए हम उसका डीएनए यूज करते हैं। तो हमें इसका क्लोन चाहिए या इसकी की कोई सेल का क्लोन चाहिए तो हम इसका डीएनए यूज करेंगे। इसी के जाति का कोई दूसरा, कोई फीमेल है, हम क्या करेंगे, उससे एग सेल्स को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, एग सेल को ले लेते हैं। तो मान लीजिए ये एग सेल है, ये इसका साइटोप्लाज्म है। ठीक है, अब इस न्यूक्लियस को हम बाहर निकाल कर और इसको
क्या कर देते हैं, ई न्यूक्लिएट कर देते हैं, इसके न्यूक्लियस को हटा देंगे, सक्शन पिपेट से क्या करेंगे, न्यूक्लियस को बाहर खींच लेते हैं सिरिंज से, ये बाहर निकल जाएगा और उसके बाद में इन दोनों का फ्यूजन करवा दिया जाता है सैंडई वायरस से या इलेक्ट्रिक करंट से, और ये क्या बन जाएगा, एक पूरी सेल्स का पूरी सेल बन जाएगी जिसके अंदर न्यूक्लियस होगा। हम फिर इसका क्या कराते हैं, इसको डिवाइड करवाते हैं, ब्लास्टुला स्टेज बनेगी, ब्लास्टुला बनने के बाद में ये आगे डिवीजन करता है और डिवीजन करने के बाद में इसमें कुछ सेल्स बनती है इस टाइप से। तो ये ऐसी सेल्स है जो क्या करेगी आगे चलकर, आपको पता है इसमें मेगामियर और माइक्रोमियर बनते हैं, माइक्रोमियर्स बनते हैं, और ये आगे चलकर क्या करते हैं, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ आपको पता है 3 प्रकार के जनन स्तर बनते हैं जिनका नाम है एक्टोड्रम, मीजोड्रम और एंडोड्रम। मतलब ये पूरा डेवलपमेंट वैसे ही होता है जैसे एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का हो रहा है। तो यहाँ क्या बन जाते हैं, कुछ ग्रुप्स बन जाते हैं सेल्स के, ऐसे बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स बन जाएंगे सेल्स के। ये कुछ एंडोड्रम बनाने वाली सेल्स है, ये मान लो कि एक्टोड्रम बनाने वाली सेल्स है, और ये मान लो मीजोड्रम बनाने वाली सेल्स है। ठीक है, अब मान लीजिए कि इससे आइज का फॉर्मेशन होगा इस सेल से, इससे मान लो कि किडनी का फॉर्मेशन हो रहा है, इससे मान लो कि हार्ट का फॉर्मेशन हो रहा है या बोन्स का फॉर्मेशन हो रहा है। ऐसे अलग अलग टाइप के ऑर्गन है, इससे मान लो नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन हो रहा है, अलग अलग टाइप के ऑर्गन्स बनेंगे अलग अलग प्रकार की सेल्स से। ठीक है, ये एक कंप्लीट एक बॉडी के अंदर ही है, जो इसके अंदर ही चल रहा है सारा सिस्टम। हमें क्या करवाना है, इसका कोई एक पार्ट का फॉर्मेशन करवाना है, मान लो कि किडनी का फॉर्मेशन करवाना है, तो हम क्या करेंगे, इस सेल को बाहर एक्सक्रीट करवा के और इसका पूरा मीडियम इसको देते हैं ताकि ये कंप्लीट क्या हो, एक किडनी का इस फॉर्मेशन करे, और अब इस किडनी को हम क्या करेंगे, इसके अंदर ट्रांसप्लांट कर देंगे। तो कुल मिला के क्या होगा, इस पूरी प्रोसेस से हमने जो डीएनए पेशेंट का यूज किया है उसी के अकॉर्डिंग उसकी किडनी बनेगी, और ये किडनी इसकी जो पहली वाली किडनी थी उसके एकदम समान एग्जैक्ट होगी, और क्या नहीं होगा, रिजेक्शन नहीं होगा। तो कुल मिला के ये जो ट्रांसप्लांट है वो सक्सेसफुल रहेगा हमारा, और ये जो पेशेंट है वो अब हेल्दी पेशेंट कहलाया जाएगा। तो ये होता है थेरेप्यूटिक क्लोनिंग, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, किसी भी एक पेशेंट का जब कोई ऑर्गन खराब हो जाता है या ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवाना होता है, तो हम क्या करते हैं, उसी ही पेशेंट की कुछ सेल्स को लेकर उसका क्लोन तैयार करवाकर और उसके बाद में उसको दे दिया जाता है। लेकिन आप सभी को पता है कि ऐसी चीज़ें ज़्यादा नेचर में या हमें सुनाई नहीं देती है। इसका रीज़न ये है क्योंकि साइंटिस्ट इसको मानते हैं कि यहाँ आप क्या कर रहे हो, देखो एक एम्ब्रियो की डेथ करवा रहे हो। सोचो कि यहाँ मान लो अगर आप ये काम नहीं करोगे, ये काम नहीं कर रहे हो, तब ये क्या है, ये सारी की सारी सेल्स आगे चलकर एक कंप्लीट एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगी ना। हमने क्या किया, आपको सिर्फ किडनी वाली एक सेल चाहिए, उसके लिए आपने क्या किया, इनका तो आप यूज करोगे नहीं, तो हम क्या करेंगे, इनको खत्म कर देंगे। तो आप क्या कर रहे हो, अल्टीमेटली एक ऑर्गेनिज्म को मार रहे हो। और आपको पता है कि ये चीजें मतलब साइंस के अंदर इसको अलाउ नहीं किया जाता कि आपकी एक्सपेरिमेंट से किसी ऑर्गेनिज्म को नुकसान हो, इसलिए ये चीज़ें बहुत कम है। हम थ्योरीज के अंदर इसको पढ़ा जाता है, एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे ये 1-2 बार हुआ है, लेकिन इसको जैसे लाइफ में इसको अप्लाई बहुत कम किया जाता है इस चीज़ को। तो ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था क्लोन के बारे में। आई होप कि आप सभी को ये चीज़ समझ में आई होगी। क्लोन क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ फटाफट। क्लोन क्या होते हैं, ऐसे फोटोकॉपी होते हैं जो अपने पेरेंट्स के एकदम एग्जैक्ट एक जैसे होते हैं, और ये किससे मिलेंगे, ये ध्यान रखना, ये मिलेंगे जिसका आपने न्यूक्लियस या डीएनए यूज किया है उसके एकदम एग्जैक्ट हूबहू कॉपी आपको मिलेंगे। क्लोनिंग मुख्यतः 2 टाइप की होती है, एक होती है जीन क्लोनिंग और एक होती है नॉर्मल क्लोनिंग। जीन क्लोनिंग में क्या होता है, पीसीआर किया जाता है, एक डीएनए के फ्रेगमेंट को कॉपी किया जाता है, जबकि क्लोनिंग होती है उसमें रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग होती है, और दूसरी होती है ये थेरेप्यूटिक क्लोनिंग। अभी जो आप डायग्राम देख रहे हो वो थेरेप्यूटिक क्लोनिंग के अंतर्गत आता है, जिसमें आप किसी एक ऑर्गन को फोकस करके हम जब क्लोनिंग करवाते हैं तो ये थेरेप्यूटिक क्लोनिंग के अंतर्गत आता है। दूसरा आता है जो आपने पढ़ा था रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग के अंतर्गत, इसमें 3 स्टेज में हमने पढ़ा था। एक आता है
ये ब्लास्टोमियर आइसोलेशन वाला, दूसरा आता है न्यूक्लियर सेल ट्रांसफर। ठीक है, न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक भी आप इसको कह सकते हो, जो दो टाइप की थी, ECNT, जिसका फुल फॉर्म हो गया एम्ब्रियो सेल ट्रांसफर टेक्निक या एम्ब्रियोनिक सेल ट्रांसफर टेक्निक, और दूसरा होता है सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक। ये दोनों टेक्निक है इसके अंदर आएगी, जिसमें हमने गुर्डन का एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, जिसमें हमने डोली भेड़ का एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, और दूसरा इसके अलावा जैसे मान लो नूरी है, नोहा है, ये भी बहुत सारे जो बंदर का और इनका फ्रॉग का भी क्लोन तैयार हुआ है। ठीक है, और इसके बाद में जो तीसरा था होनोलुलु टेक्निक थी, जिसको हमने वहीं कंप्लीट कर दिया था। इसको इसके अंदर भी जो क्यूमुलस चूहिया है उसका क्लोन तैयार किया गया था होनोलुलु के अंदर। तो ये छोटा सा एक टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है कि ये कैसे कैसे हो रही है चीज़ें। आई होप कि आप सभी को ये चीज़ समझ में आई होगी। तो ये टॉपिक अपना कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ में दोबारा मुलाकात होगी आप सभी से। धन्यवाद।